ट्राई किया था, पर 2D और 3D में थोड़ी मुश्किल हो जाता है। आप उसका एक एक ऑब्जेक्ट करके दिखा सकते हैं क्या? क्या ट्राई किया? सर मैंने पहले लिस्ट में रॉड के बाद क्यूब था, तो उसका क्यूब का मैं ट्राई किया, पर मेरे को नहीं आ रहा है सर। चलो कुछ करो, ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन के थ्रू आपका जो डेरिवेशन है ना, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन चूज करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू आपके जो डेरिवेशन दिए थे वो 2 डेरिवेशन भी हो जाएंगे और नया भी सीख लोगे। इसको अटेम्प्ट करो। बोलो कोई आइडिया? नहीं। चलो फटाफट, टाइम में बर्बाद करते, देखे ध्यान से सब देखो। मैंने आपको रिंग का तो सिखाया था, सेमी सर्कुलर रिंग का, है ना? यस हाँ सर। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का सेमी सर्कुलर रिंग मान लेता हूं।
समझना सब लोग। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ वो केबीपीवाई की तैयारी कराने के नाम पे वो इजी चीज पढ़ा के झूठ मूठ का वो नहीं करने वाला। जो एक्चुअल है, यू शुड नो द ट्रुथ। एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप। अब इस पूरे प्रोसेस में जो मास है, मास जितनी दूर पर है, सब ध्यान से देखा, उसका मास पर यूनिट एरिया अगर मैं लिखूं, या नहीं देता हूं, यही मास से इंडिपेंडेंट ही आएगा ना, तो इसको मान लेता हूं मास पर यूनिट एरिया। तो जितना मैंने ये कौन सा ऑरेंज कलर है, जो भी कलर है, कलर मुझे नहीं पता, ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर मैं सिर्फ इस शेडेड पोर्शन का मास लिखूं dm, तो वो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू पाई एक्स dx। ये लाइन समझ आया कि नहीं? सब लोग हाँ बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सर एक और बार समझा दीजिए ना। मैंने कहा कि मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वेश्चन में लिखा है। यस सर। तो मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने अपने मन से मान लिया कि सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया विच इज कांस्टेंट। क्लियर? तो हाँ ये सर। जो x रेडियस का dx थिकनेस का मैंने सेमी सर्कुलर रिंग लिया, सेमी सर्कुलर रिंग में मास कितना होगा? तो मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। यस सर। तो शेडेड पोर्शन का एरिया मैंने पाई एक्स dx लिखा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर, समझा सर। सबको आया समझ? यस सर। वेरी गुड। तो फिर मेरा काम हो गया ऑलमोस्ट। ये अगर आपको समझ में आ गया तो देखिएगा, एक्चुअल में क्या है कि ये जो प्लेट है, ये ऐसे ही रिंग से मिलकर बना है, जिस रिंग का रेडियस R1 से R2 तक वेरी करता है। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, तो ये जो रिंग बना सेमी सर्कुलर रिंग, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये तो आपको मालूम है, यस सर। लास्ट क्लास में डिराइव किया था। हाँ सर। कहाँ होता है? 2 पाई बाय आर। थप्पड़ लगा दूंगा। 2 pi by 3. So 2r by pi. 2r by pi। 2r by pi. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये 2x by pi पर होगा। बोलो बोलो। हाँ सर। यस तो सर। dm इंटू 2x by pi, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम x इज इक्वल टू r1 टू r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो यही हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा। ये बाकी तो मैथ का कैलकुलेशन है, वो कर दूंगा, बट ये लाइन समझ आया? सर आप ये और एक बार बता सकते हैं? मैंने कहा इस dm मास का सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर 2x by pi पोजीशन पर है, हाँ या ना? यस सर। तो लास्ट क्लास में देखा था मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होता है। यस सर। तो मास dm मल्टीप्लाइड बाय उस dm का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, उसका समेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन। यस सर, आगे समझ। कहां से कहां तक? तो x R1 से R2 तक वेरी करता है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यस सर। ठीक है, तो अब तो ये हो गया फिजिक्स। अब आगे मैथ से वो तो तुरंत कर देता हूं मैं। dm की जगह ऊपर जो हमने लिखा है वो लिख दीजिए, दैट इज सिग्मा पाई x
इंटू 2x/पाई इंटू dx, ऐसा हो गया फ्रॉम R1 टू R2। टोटल मास क्या होगा, कौन बताएगा? सिग्मा इंटू इस प्लेट का एरिया, दैट इज पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2। बोलो। अरे सेमी सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना होगा? यस सर, वही होगा। एरिया मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट एरिया। Yes. तो ये पाई गया, ये सिग्मा गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा देख लेते हैं। तो इसमें 2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया x² dx, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2 डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया 4, x स्क्वायर का x³/3 होगा, समझ रहा है? हाँ Yes, sir. डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, a³ माइनस b³ क्या होता है? R1 minus R2 into R1 R2 square माइनस R1, R2 square plus R1 square plus R1 R2 R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर होगा, Yes, sir. डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b होगा। सो ये मेरा आंसर हो गया 4 R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सर पाई भी तो आएगा। यस सर सर। एक 3 आएगा ना? हाँ नहीं, नीचे में पाई आएगा ऐसा, ठीक है। कॉपी कर लो। सर एक बार फिर से समझा दोगे या सब? बक मुश्किल है बेटा, वीक में 1-2 घंटे के लेक्चर में मैं बार बार पहले से ही बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि पूरी सिलेबस हमें कवर करनी है। बोलो फिर भी क्या समझाऊं, बताओ। ये सर y इज इक्वल टू cm के बाद आपने ये इसको इंटीग्रेट किया राइट, 2x/पाई को, फिर मास कैसे से निकाला एक बार बता दो ना। मास निकालते वक्त मैं 5 मिनट रुक के पूछा था कि ये डीएम मास समझ आया कि नहीं आया। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ सर। ये डीएम मास क्या है? ये जो ऑरेंज कलर, जो भी कलर है, पिंक कलर, जो भी नाम है मुझे नहीं पता, इसमें जितना शेडेड पोर्शन है उसका मास है, ठीक है। मैंने अपने से मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा मान लिया क्योंकि यूनिफॉर्म प्लेट है, मास पर यूनिट एरिया कुछ तो होगा। तो वो जो शेडेड पोर्शन है उसका जितना एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट एरिया, वही मास होगा। सर ये लीनियर डेंसिटी नहीं है क्या? लीनियर डेंसिटी लीनियर कहाँ है, ये एरियल डेंसिटी है, मास पर यूनिट एरिया। सॉरी, लीनियर एरियल डेंसिटी। यहाँ पर मास एरिया में डिवाइडेड है ना, तो एरियल डेंसिटी बराबर, ओके। तो ये पूरा जो ऑरेंज कलर का स्ट्रिप है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल का पेरीमीटर विच इज पाई आर, तो पाई एक्स। उसका विड्थ, इसको अगर खोलोगे तो क्या बनेगा? ये एक स्ट्रेट स्ट्रिप बनेगा जिसका लेंथ पाई एक्स है और विड्थ डी एक्स है।
तो ये एक रेक्टेंगल बना जिसका एरिया हो गया पाई एक्स डी एक्स यस सर, मल्टीप्लाइड बाई मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, तो वो उसका मास हो गया। यस सर, ठीक है, हाँ सर, ये एक क्वेश्चन मैंने क्यों चुना, ध्यान से सुनो। जो पिछली बार मैंने लिस्ट दी थी आपको सेंटर ऑफ मास का, कहा था घर में डिराइव करना, उस लिस्ट में देखो एक होगा सेमी सर्कुलर प्लेट, हाँ सर, था ना, है ना। हाँ सर, तो अब सोचो कि अगर मुझे सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए वो डेरिवेशन करना है तो एग्जैक्टली यही है, केवल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to r हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, sir. R1 equal. Yes sir, हाँ sir. Yes, sir. इस एक क्वेश्चन से वो डेरिवेशन भी सिखा दिया। Yes sir. साथ ही साथ ये भी सीख लिया कि अगर सेमी सर्कुलर प्लेट का फॉर्मूला मालूम भी है फिर भी उससे काम नहीं चलेगा, हमें फंडामेंटल जानना चाहिए। Yes sir. Yes, sir. अच्छा, यही क्लास अगर मैं जेई में लेता तो मैं आपको सिखाता कि अगर सेमी सर्कुलर प्लेट का फॉर्मूला मालूम है, याद है, तब इस प्रॉब्लम को बिना इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो मेथड Yes. सीखते हैं। ये लिख लिया सबने? हाँ, Yes, sir. sir. इंटीग्रेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या? इसको इस बिना सब इंटीग्रेशन के स्टेप्स यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं वही पूछ रहा हूँ। ओके, पता है? मेरे से मैं पूछ रहा हूँ, आपको कर सकते हाँ हैं। हाँ, मैं वही तो मैं, अरे भाई एक ही बात बार बार क्या हो रहा है, Okay, sorry, वही sorry. मैं बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड मैं बता रहा हूँ जिसमें यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट इंटीग्रेशन जस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर याद है तो। हाँ सर, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा इसमें दिमाग भी लगाना होगा। देखिए कैसे। मेथड 2, सब लोग ध्यान से देखो। ये डायग्राम ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल काम है। चलो ऐसा सोचते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करने के लिए आपके पास सेमी सर्कुलर डिस्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो टेबल देख के बताओ सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है। Semicircular disc 4r by 3 pi. 4r/3π, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कैसे देखते हैं। फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है 4r/3π, ऐसा है। यस सर, ठीक है, तो ये हो गई थ्योरी जो हमें याद होनी चाहिए अगर हम लोग बिना किसी, और ये थ्योरी कैसे निकाल सकते हो, तो जो फॉर्मूला बताया 0 से r तक इंटीग्रेट करके, अभी जो किया था ऊपर में क्वेश्चन, है ना। हाँ सर, Yes sir. अब देखो, सब ध्यान से सुनेगा, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मैं मान लेता हूं कि ये पूरा डिस्क में मास है, समझे मेरी बात। हाँ सर, मैंने मान लिया कि इस पूरे डिस्क में मास है, मतलब ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। यस तो जो मास, ये जो भी कलर है इस कलर से है, इस मास को मान लेता हूं मैं m1, और जो मास ये वाला है इस मास को मान लेता हूं मैं m2। तो ये जो मेरा m1 प्लस m2 सिस्टम होगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 4r/3π पर होगा। हाँ या ना? हाँ sir.
अगर ये कट नहीं किया होता, पूरा सिस्टम होता, तो सेंटर ऑफ मास मैं बोलता 4r2/3 पाई। Yes. ठीक वैसे ही अगर ये केवल m1 होता, तब मैं इसका सेंटर ऑफ मास बोलता 4r1/3 पाई पर। यस सर। तो हम लोगों से पूछा है कि केवल अगर m2 होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। यही मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो m1 मास को मैं क्या लिखूंगा, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय पाई r1²/2 लिखूंगा। m2 को क्या लिखूंगा, मास पर यूनिट एरिया, m2 को नहीं, m2 प्लस m1 को, m2 प्लस m1 मतलब पूरा डिस्क कवर हो गया, तो पाई r2²/2 ऐसा लिखूंगा। और केवल m2 को जब लिखूंगा तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो पहले भी लिखा था, तो सिग्मा π/2 r2² माइनस r1²। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, सीखिए सब लोग। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 प्लस m2 सिस्टम इज m1 मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऑफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला होगा। यस सर। इसमें से ym2 को छोड़कर सब मुझे पता है। यस सर। तो सारे वैल्यूज रख दीजिए। तो मैं ym1 प्लस m2 को रख देता हूं 4r2/3 पाई। m1 क्या था बेटा, सिग्मा π/2 R1 r1²। और इसका पोजीशन था 4r1/3 पाई। हाँ सर। केवल m2 कितना था, तो सिग्मा π/2 r2² माइनस r1²। यस सर। तो r2² माइनस r1²। और m2 का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मुझे ढूंढना है। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो सिग्मा π/2 r2² ऐसा होगा। यस सर। तो अब देखो, ये सिग्मा π/2 ये सब कहानी सब में से हटा देते हैं। हटा दिया। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4/3 पाई r2³ इज इक्वल टू 4/3 पाई r1³ प्लस y ऑफ m2 r2² माइनस r1²। ऐसा हुआ। यस सर। तो अगर ध्यान से देखो तो वही आ गया जो पहले आया था। y ऑफ m2 इज 4/3 पाई कॉमन r2³ माइनस r1³ डिवाइडेड बाय r2² माइनस r1²। यही आंसर आया था शायद। यस सर। तो ऊपर आ गया था 4 r1² प्लस r2² प्लस r1r2 डिवाइडेड बाय 3 पाई और r2 प्लस r1, ऐसा कुछ आया था। यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो केवीपीवाई में कोई भी कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही एक एक क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाऊंगा।
बहुत ज्यादा इसमें। सर हाँ, सर तो जेई के लिए जो आप सिखाएंगे वो भी यही था, यही रहेगा या इससे थोड़ा कम लेवल वाला होगा? नहीं नहीं, यही रहेगा। यही लेवल रहेगा सर? मैंने पहले लेक्चर में कहा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जेई ज्यादा है, ओके, बताया था पिछले लेक्चर में। न्यूमेरिकल जेई मेन में और एडवांस में ज्यादा है? मेन में नहीं, जेई एडवांस के डिफिकल्टी लेवल और केबीपीवाई में न्यूमेरिकल का डिफिकल्टी लेवल जरूर जेई एडवांस का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ओके इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। ओके सर। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल जेई से ज्यादा होगा इसका। जेई मेन की डिफिकल्टी केवीआई से जेई मेन कम तो है? कम, छोड़ कम पंचायत है? नहीं। ओके जेई मेन इजी है, उसमें कुछ नहीं है। सर। और प्रेम नारायण सर ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा ये ज्योमेट्री के बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ज्योमेट्री बेस्ड मतलब मैं क्या बताया, इसमें ऐसे क्वेश्चन कम मिलेंगे जिसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। ओके, हाँ ऑफ कोर्स वो तो है। तो वही मैंने कहा कि सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ लेकिन जो मेथड 1 बताया था वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर। हो गया सर। हो गया। No, sir. आगे बढ़ू। Yes, sir. अब देखो, पिछली क्लास में एक और थ्योरी बताया था कि सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 है, किसी भी सिस्टम पर, तो किसी भी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 है और सिस्टम में एक से ज्यादा मासेस हैं, तो इंडिविजुअल मासेस का कुछ भी हो, बट सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, unless external force is not being applied, state of mass should not change, है ना। हाँ सर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन, थ्योरी यही है, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, यही थ्योरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन कि सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है।
दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कौन सा लगाना है, देखो यूज करके। सर 5.5 मीटर होगा क्या? नहीं, देखो इधर। सर 2.13 है क्या? हाँ 2 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ सर। कैसे किया?
सर मैंने क्या कहते हैं M1 M2 और M3 लिया बोट का, तीनों का ले लिया मैंने, माथुर वो जो वर्मा माथुर और बोट का। तो मैंने M1 माथुर को मतलब वर्मा को दे दिया 50 किलो वाला, फिर M2 बोट को दिया और M3 वर्मा को दे दिया। फिर मैंने M1 को 0,0 लिया, फिर वो 4 मीटर की लेंथ है तो फिर वो मैंने मास को सेंटर में लिया बोट का, तो फिर वो 0,2 हो गया, 2,0 हो गया, सॉरी सर। और फिर उसके बाद M3 का 4 मीटर लेंथ है तो वो 4,0 क्योंकि एंड में बैठा है। फिर उसके बाद R सेंटीमीटर से M1 R1 करके मैंने तीनों का प्लस इंटू करके अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 किया, तो सर उससे मेरे को 32/15 आया, तो उससे 2.133 आया। ठीक है, देखते हैं। सर दोनों की पोजीशन से इंटरचेंज भी तो हो सकती है, इसलिए वो गलत लग रहा है। देखो इधर, एक है कोई शर्मा जी और एक है कोई वर्मा जी। शर्मा जी मैं, वर्मा जी एससी वर्मा सर, और ये हो गया बोट। शर्मा का वेट कितना है? सो एक का 40 एक का 60, नहीं 50 और 60 नाम है नहीं सर। दिया, ये नहीं बताया किसका कितना है, किसी का कुछ भी ले लो, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। वर्मा 50 kg, माथुर साहब है, ओके सॉरी, शर्मा जी नहीं, माथुर साहब है वो, मैं अपने नाम से ऑब्सेस्ड हूँ, माथुर साहब है। चलो, तो माथुर साहब हो गए 60 kg के और वर्मा जी हो गए 50 kg के, और हमारा बोट हो गया मिडिल में, इसका सेंटर ऑफ मास 40 kg का। ठीक है, हाँ सर। तो अभी इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ है, पहले वो ढूंढ लेते हैं। जहां मन वहां से रेफरेंस ले लो। मान लो मैंने यहां से रेफरेंस लिया, तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 2 0 और ये हो गया 4 0, ऐसा हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 60 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 प्लस 50, ऐसा होगा। हाँ सर। सर पर आपका 280 आएगा 280 आंसर फिर। 280 हाँ अपॉन सर। 150 हो जाएगा। 280 हाँ सर, अपॉन फिर 150। तो सर वो गलत हो जाएगा ना। अरे देखना, पहले जो कह रहा हूँ सुनो, 280 अपॉन 150। 280 अपॉन 150, तो 28/15 मीटर आया। तो 28/15 मीटर पर मेरा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो ये 2 से थोड़ा कम होगा। 0 पॉइंट समथिंग आएगा सर। अरे 2 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से अरे थोड़ा कम होगा। यस सर। 1.4 समथिंग। सुन लेना भाई, मतलब ये जो पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास का, हो गया। यस सर। हाँ सर। और ये डिस्टेंस मेरा हो गया 28/15। अब बोट प्लस बर्मा प्लस माथुर, ये तीनों को एक सिस्टम अगर मिला दें तो नेट फोर्स 0 है। बर्मा माथुर बोट सब एक दूसरे पर ही तो फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं चेंज करना चाहिए, कोई कहीं भी जाए। हाँ सर। फिर से क्वेश्चन में कहा है कि एक, वो इंटरनल फोर्स वाला क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों प्रॉब्लम डिस्कस करते करते सेंटर ऑफ द बोट पर आ गए। हाँ सर। हाँ सर। तो मेरा नया सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया? लेफ्ट। सर 2 पे ना सर। हमारा side, नया 0.13. सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया? सेंटर ऑफ बोट पर। 2,0 पे। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन शिफ्ट नहीं करना चाहिए। हाँ सर।
Yes, मतलब sir. Yes, ये sir. पूरा का पूरा बोट इस तरह से पीछे जाएगा कि सेंटर ऑफ मास यहीं रहे। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ये जो नया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है COM डैश कह दो, इसको यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसा तब होगा जब पूरा का पूरा बोट इतना पीछे चला जाएगा, यस सर। है ना? यस सर। तो ये पूरा का पूरा बोट इतना पीछे चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 28/15। तो ये डिस्टेंस हो गया 2 माइनस 28/15। हाँ सर। 2 by 0.13 1.6 समथिंग आएगा। तो 0.13 आ रहा है। वही 2 0.13 हाँ जो आ भी रहा है 2/15 मीटर, है ना? ये हमारा आंसर होगा। हाँ सर। हाँ सर, एट द लास्ट आंसर सेम ही आया। आया समझ में? 0.1। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नहीं सर। पक्का? हाँ हाँ सर वो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट का एक बार बताओ। क्या? सर वो डिस्प्लेस कैसे, मतलब क्या? सर वो बोट पीछे क्यों गई वो? मालूम नहीं बेटा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे करोगे तो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि KVPY की तैयारी करना कोई कंपलसरी नहीं है, समझो इस बात को। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई कर रहा है तो हम भी करें, जरूरी नहीं है। मतलब ये मत समझो कि मैं कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट एक्चुअल चीज जानो। ऐसे केवल क्योंकि इससे कहीं कोई एडमिशन तुम्हें मिलना है नहीं, कहीं फायदा नहीं है, अनलेस एक सेंस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तो साइंस, बेसिक साइंस का, तभी ये फायदा करेगा। मेरा क्या बताओ, चलो क्या बताऊं मैं, बोलो कि पीछे क्यों गया बोट? सेंटर ऑफ, तू ऐसे सोच, तू अकेले एक बोट पर खड़ा है, कहीं कुछ नहीं है, तू आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगा ना? ये फील होता है कि नहीं? हाँ सर। क्यों जाएगा पीछे बोट? सो सेंटर ऑफ मास मतलब वहां पे ही होना चाहिए। तूने बोट पर फोर्स लगाया, बोट तुम पर लगाया, तो दोनों मिला के नेट फोर्स 0 है। तुम कहीं जाओ चलेगा, बोट कहीं जाओ चलेगा, लेकिन तुम्हारा और बोट का मिला के जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ओके सर। तो सेंटर ऑफ मास का नया वाला पोजीशन और पुराना वाला पोजीशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक ही जगह रहना चाहिए। तो पुराना वाला पोजीशन तो वो ग्रीन वाला डॉट है जहां COM लिखा हुआ है, नया वाला पोजीशन वो ब्लैक वाला डॉट है जहां पर 40 kg लिखा हुआ है। तो ये दोनों को एक ही जगह रहना है, तो बोट को पीछे जाना पड़ेगा ना? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हो गया सर। सबको समझ आया? यस सर। अच्छा, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन तो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, हाँ सर। है ना? अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन ढूंढने का जिसमें कि मैं सेंटर ऑफ मास के थ्योरी को ऐड कर सकूं। मिलेगा, मुझे ध्यान है। एक सेकंड।
एक और प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे कोलिजन पर। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है, मैं तो क्वेश्चन ढूंढ रहा था जिसमें 3 पार्ट में ब्रेक करता है, बट यही मिल गया तो यही वाला कर लो। Sir, 600 meter.
चलो देखते हैं। तो नहीं हुआ ये वाला। ये है 100 मीटर पर सेकेंड और ये 37 डिग्री। हाँ, इसका रेंज कितना होगा? टू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, यही रेंज का फॉर्मूला होता है। बोलो। यस सर। तो 2 इंटू 100 cos 37 इंटू 100 sin 37 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया 2 इंटू 100 इंटू 4/5 इंटू 100 इंटू 3/5 अपॉन 10, ऐसा है ना। तो 5 5 25 25 4 जा 100, ये 10 से ये गया तो 4, बोल भाई, 960। 960 मीटर है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करता, बॉम्ब प्रोजेक्टाइल जो भी नाम है, तो ये यहाँ 960 मीटर पर जाके गिरता। हाँ सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो ये मेरा हो गया 960 मीटर। अब कहता है हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड हो गया 2 पार्ट में, मास रेशियो 1:3 है। स्मॉलर कमिंग टू रेस्ट, तो 1 वाला रेस्ट पर आ गया तो वो सीधा नीचे गिरेगा। यस सर। ग्रेविटी, तो स्मॉल m यहाँ आ गया। दूसरा 3m वाला कहीं आगे चला जाएगा तो यहाँ 3m वाला आ गया। तो पूछा है कि 3m वाला कहाँ गिरा है। तो इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है प्रोजेक्टाइल वाला, बट कॉमन सेंस का तरीका देखो। ये जो बॉम्ब का एक्सप्लोड करना हुआ या प्रोजेक्टाइल का टूटना हुआ, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा, ये तो इंटरनल प्रोसेस है। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास का तो पोजीशन नहीं चेंज करना चाहिए। नहीं पूरे सर। प्रोसेस में फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटी नीचे की ओर। तो वाई कोऑर्डिनेट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज करे, बट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं चेंज करना चाहिए, है ना। मतलब अभी भी कुछ भी हो, सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था, सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा, कोई कहीं भी जाए। ठीक है। Yes, sir. और ये 960 है, तो ये कितना हो गया? 960 का आधा 480। 480, तो ये 480 हो गया। इसके डिस्टेंस को कुछ x मान लो, जो कि मुझे ढूंढना है। सो m/4 और 3m/4 ले सकते हैं ना करने के लिए? मान ले सकते हैं, जिसको मुझे ढूंढना है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? इस दोनों का सेंटर ऑफ मास 960 पर है, तो 960 इज इक्वल टू m इंटू 480 प्लस 3m इंटू x डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 4m होगा। यस सर। तो ये m m हाँ, m सर। सब गया, तो 960 इंटू 4 माइनस 480 अपॉन 3, ये हमारा x हो जाएगा, है ना। एक ही बार में लिख दिया। तो x कितना हो गया? 320 इंटू 4 माइनस 160, तो 160 कॉमन, 8 माइनस 1, समझ रहे हो? हाँ सर। सो Yes, sir. 160 इंटू 7, 160 इंटू 7 कितना होगा? 1120 ना। हाँ सर, 160 into 1120। 7
1120। तो 1120 मीटर आंसर आया समझ में? सर मुझे लास्ट वाला पार्ट नहीं समझा। क्या? सर जब आपने 960 को इक्वेट किया। अगर ये नहीं टूटता, अगर ये प्रोजेक्टाइल ब्रेक नहीं करता तो कहाँ गिरता? 960 मीटर के डिस्टेंस पे। 960 पर। तो प्रोजेक्टाइल ब्रेक करने में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या? नो सर। नहीं। तो प्रोजेक्टाइल ब्रेक हो के 2 पार्ट में हो, 5 पार्ट में हो, 200 पार्ट में हो, मुझे नहीं मतलब। वो कोई भी पोर्शन कहीं जाए, सेंटर ऑफ मास तो वहीं जाएगा जहां जा रहा था। यस सर। तो वही कहानी है। तो ये m और 3m मास का जो 2 सिस्टम बना, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 960 पर ही होगा। ओके सर, समझ गया। समझा कुछ? हाँ सर, समझ गया। आगे बढ़ो। यस सर। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं कोलिजन पे। कोलिजन थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े होगे। यस सर। नाम किस मालूम माध्यम होगा? में सर? किस माध्यम में? क्या? मतलब कौन से चैप्टर में सर? 10th में कोलिजन समझा नहीं। वर्क एनर्जी पार किसमें? फोर्स। वो बंदूक वाला। वो वुडन ब्लॉक वाला। हाँ और वो। गधे सब? हाँ सर, पढ़ा। नहीं, वो सब नहीं। इधर देख। इलास्टिक और नॉन इलास्टिक सर। हाँ, नॉन हाँ पढ़ा इलास्टिक है। नहीं, इन हाँ इलास्टिक। हाँ सर, पढ़ा। गैसियस स्टेट में थोड़ा पढ़ा के टीजी के लिए। कोलिजन 2 टाइप के होते हैं। नाम सुना होगा इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, नाम तो सुना है ना? यस सर। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन में जब भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, u1 स्पीड से जा रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, u2 स्पीड से जा रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराया, तो टकराते वक्त क्या होगा? दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, इक्वल अपोजिट, न्यूटन भाई साहब ने कहा था। तो सिस्टम पर नेट फोर्स तो 0 होगा। हाँ सर। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा? दोनों की स्पीड चेंज कर जाएगी। तो इसकी स्पीड हो गई v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल कहानी। यही कहानी, सेम स्टोरी इसमें भी होगा, है ना? फर्क इतना है इस दोनों प्रोसेस में, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, कुछ भी हो, दोनों प्रोसेस में एक बात पक्का है कि नेट फोर्स 0 है।
है ना? है ना हाँ भाई? सर। तो नेट फोर्स अगर 0 है, इसका मतलब है कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इंडिविजुअल का चेंज हो सकता है, बट सिस्टम का कंजर्व रहेगा। Yes, sir. क्यों? क्योंकि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ यही है ना? यस सर। तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ठीक है। दूसरा, जब मैं बोल रहा हूं कंजर्व रहेगा, मतलब जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है। दूसरा, तो वो इसमें भी रहेगा, वो इसमें भी रहेगा। दूसरी चीज, इसमें अगर मैं कहूं इस डायग्राम में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसमें क्या होगा? u1 माइनस u2। है ना? अरे पीछे वाले का स्पीड आगे वाले से ज्यादा होगा तभी कोलाइड करेगा ना। हाँ सर। तो Yes, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 होगा। होगा। Yes, sir. और कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये v2 माइनस v1 होगा। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 होगा। ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में अप्रोच और सेपरेशन इक्वल होता है। मतलब कोलिजन के बाद जिस स्पीड से अप्रोच कर रहा था रिलेटिवली, उसी स्पीड से सेपरेट भी होगा। और इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल नहीं होता है। ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका जो रेशियो है इसका रेशियो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में 1 होगा और इन इलास्टिक में 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है। क्यों होगा समझाता हूं, क्यों, कैसे, मतलब क्या इन बातों का। इलास्टिक वर्ड कहां से आया, क्या मतलब है, सब समझते हैं। पहले मैं लिख दूं जरा। दूसरा, इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा और इस केस में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कंजर्व नहीं रहेगा, लॉस होगा। है ना? अब मेरी कहानी को तुम कॉमन लैंग्वेज में समझो। सुनो सब, ऐसे एग्जांपल से बताता हूं जो सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज एक प्लास्टिक के बॉल को लो और प्लास्टिक के बॉल को नीचे फेंको। ये वापस तुम्हारे हाथ में आया, है ना? हाँ सर। अगर वापस तुम्हारे हाथ में आया उसी हाइट तक, इसका मतलब है जिस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक किया था ग्राउंड रेस्ट पर, ग्राउंड उसी स्पीड से इसको रिबाउंड किया, तभी उस हाइट तक पहुंच पाया। Yes, sir. ये तो सबने देखा होगा। लेकिन ऐसे सोचो कि वो प्लास्टिक का बॉल को जब आप पटका और नीचे जाके अगर वो फूट गया तो देखो उतना बाउंस बैक नहीं कर पाएगा।
एक्सपीरियंस किया है? हाँ यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर बॉल आपकी को आवाज नहीं आ रही है। तुमने कुछ कर रखा होगा, आ बाकी रही है सबको सर, तो आ रही आ है। रही है, आ रही है। आ रही है सर आवाज। इसका मतलब है कि जब आपका बॉल, प्लास्टिक का बॉल फूट गया, तो इसको हम लोग, अभी तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, तो उसको तोड़ने फोड़ने में कुछ एनर्जी खर्च हुई, इसीलिए सिस्टम, इसीलिए इस बॉल को दोबारा वापस उतना एनर्जी नहीं मिला सच दैट उस हाइट तक नहीं पहुंच पाया। यही कहानी होती है ना। तो अब इस बात को फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं। सो व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट कोलाइड्स and there is some elastic deformation in it, तो जो टूट फूट गया मैं बोला उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में इलास्टिक डिफॉर्मेशन, then some amount of kinetic energy might have lost in deformation of both objects, right? तो ये हो गया inelastic collision, and if there is no loss in elastic deformation of objects, in that case कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, सो वी विल कॉल इट एज इलास्टिक कोलिजन। तो ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहना और नहीं कंजर्व रहना, ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। और वो भी समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच इक्वल होगा, तो ये इसी बात को कहने का तरीका है कि एनर्जी कंजर्व रह रहा है या नहीं। यस सर। तीसरी बात, अब अगर एनर्जी लॉस हुआ तो कितना लॉस होगा? तो इलास्टिक कोलिजन तो हो गया, अब ये जो इनइलास्टिक कोलिजन है, ये इनइलास्टिक कोलिजन दो टाइप के होंगे। दो टाइप का मतलब, अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है, अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और अगर मैक्सिमम से कम है तो उसको बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो ये लॉस अगर इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है कि दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद अपना शेप रीगेन नहीं कर पाते हैं, तो साथ साथ चलते हैं चिपक के, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है। इसी का मतलब E की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी का मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। ये तीनों एक ही बात है कहने का तरीका। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो और दूसरा हो गया इनइलास्टिक कोलिजन। तो केवल इनइलास्टिक कोलिजन में केवल अगर इनइलास्टिक कोलिजन अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से छोटा है बट 0 नहीं है ना। E की वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ये मैक्सिमम लॉस से छोटा है। क्लियर है? यस सर। चमका कुछ? यस सर। हाँ सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये हो गया कोलिजन का फंडामेंटल। अब बात होती है कि यही अगर क्वेश्चन जेई का है तो मैं इस फंडामेंटल के बेसिस पे फॉर्मूला डिराइव करूंगा और बोलूंगा कि फॉर्मूला के कई हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करो, और यही अगर केवीपीवाई है तो सिर्फ इस फंडामेंटल के बेसिस पे मैं बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पहले इसको कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. Yes. ठीक है. सबका हो गया है पक्का? हाँ सर, हो गया. यस सर. ठीक है. अब आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, लॉस, इस सब में से कुछ दिया रहेगा और उसके बेसिस पर कोलिजन से के कुछ निकालने हैं. मान लो जैसे बताता हूँ. इसमें है लोगों को केबीपीवाई की बुकलेट दी है ना? हाँ सर. Yes, sir. एक मिनट होगा. नहीं दिया इसमें, फॉर्मूला में नहीं दिया. नहीं दिया. एनीवे, तो होता क्या है कि बुक में या हर जगह देखोगे इलास्टिक कोलिजन के लिए अलग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इन इलास्टिक के लिए अलग करते हैं और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए अलग करते हैं. लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर मैं केवल इन इलास्टिक के लिए कर दूं जिसमें कि ई का टर्म हो, है ना, इन इलास्टिक के लिए कर दूं जिसमें कि ई का टर्म हो और उसी में ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 1 ये पुट कर दूं तो सारे केसेस हो जाएंगे. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. है ना? यस सर. बट उस फॉर्म में फॉर्मूला कहीं दिया हुआ रहता नहीं है. वही मैं कोई बुक में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी बुक में दिख जाए तो आपको बता दूं. 2 मिनट का टाइम दो.
चलो मैं कर ही देता हूँ, इतना टाइम है तो मैं कर ही दूंगा। सो एक सिंगल डेरिवेशन से सबका काम चल जाएगा। मतलब मैं एक जनरल कोलिजन बताना चाहता हूं जिसका कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। अच्छा, ये जो ई बोला मैं रेशियो ना, उस ई को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बताया था कि नहीं, या लिखना भूल गया था? इस ई को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोई एक कोलिजन है जिसका कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मुझे पता है, तो जस्ट एक सेकेंड। इसका मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। बिफोर कोलिजन की कहानी है। ड्यूरिंग कोलिजन दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया, ये इस पर लगाया, ये इस पर लगाया। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा कोलिजन है, तो मैं जनरल कोलिजन जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है वो है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट में फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कोई भी कोलिजन वो होगा ही, बताया था ना? बोल बेटा। हाँ सर। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2। मैंने जानबूझ के सारे वेक्टर एक ही लाइन में लिए हैं, नेगेटिव आएगा तो समझेंगे पीछे है, जैसा भी आएगा m2 v2 ऐसा होगा। ये हो गया एक। दूसरा टूल है मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अगर हम लगाएंगे तो मुझे मिलेगा E is equal to velocity of separation, that is v2 minus v1, velocity of approach, that is u1 minus u2। ये ध्यान देना, ऊपर v2 minus v1, नीचे u1 minus u2। तो यहाँ से मुझे मिला v2 minus v1 is equal to E times u1 minus u2। ये दूसरा इक्वेशन मिला है ना। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे v1 मिलेगा, मुझे v2 मिलेगा ना। दो इक्वेशन, दो अननोन, m1 m2 e u1 u2 के टर्म में v1 v2 मिलेगा। और v1 v2 मिल गया तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी लॉस मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगा? तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। यस सर। v1 v2 मिल गया तो मुझे तीन फॉर्मूला मिलेगा, एक v1 का, एक v2 का, और फाइनली एक काइनेटिक एनर्जी लॉस का। तो मेरा पर्पस है ये तीनों फॉर्मूला निकालना। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।
फंडामेंटली कौन इक्वेशन सॉल्व करना है मालूम है? सर वो V1 की डायरेक्शन उस तरफ एरो होगा ना, कॉपी करो क्योंकि कोलिजन के बाद तो फिर कॉपी कर opposite भाई। डायरेक्शन। कैरम बोर्ड खेला है? यस यस सर। सर। Yes, sir. स्ट्राइकर गोटी में लगने के बाद पीछे आता है कि वो भी आगे जाता ही है कभी कभी? तो जाता ये है। सब कहाँ से अपने मन सर से जाता दिमाग है। बैठा लिया कि कोलिजन के बाद V1 पीछे हो जाएगा? सर बोलो। वो अप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ क्या है? रेस्टिट्यूशन, RESTITUTION। थैंक यू। इसको कॉपी कीजिए। V1, V2 और काइनेटिक एनर्जी लॉस, ये 3 डेरिवेशन आपको करके आना है, ठीक है? तो कौन से? यस सर। ओ भाई साहब तुम लोग गजब है। V1 V1 इक्वल टू खाली जगह दिख रहा है, हाँ सर। Yes, sir. V2 इक्वल टू खाली जगह दिख रहा है, Yes, हाँ sir. सर। काइनेटिक एनर्जी लॉस इक्वल्स टू अच्छा खाली ठीक जगह है। दिख Yes, रहा sir. है। हाँ ठीक है। Yes, हाँ ठीक है sir. सर। ठीक है सर। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करके, ये छोटा नहीं है, बहुत लेंदी सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करके आपको 3 फार्मूला जनरेट करना है, मास्टर फार्मूला। इसके बाद मैं सिखाऊंगा कि कैसे कोलिजन के 1 डायमेंशनल कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन के सारे प्रॉब्लम इससे कैसे होते हैं वो सीखना है, अप्लाई कैसे करते हैं। Okay, sir. ठीक है? ठीक है सर। तो ये कॉपी कर लीजिए। Okay, V1, V2 और काइनेटिक एनर्जी लॉस, ये तीनों आप करके आएंगे, ये होमवर्क है। अगले क्लास में इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? कॉपी ठीक है करके सर। आप Okay, लोग sir. जाते जाइए। आज के लिए इतना ही, जिसका हो Thank जाए you, खुद sir. ब खुद आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। Done, sir. ठीक है Okay, सर। थैंक यू bye, सर। sir. बाय Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Bye, sir. हैप्पी Thank दिवाली you, सर। bye, sir.